स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने नेक्स्ट क्लास में मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। अपना अध्याय चल रहा है सेकंड, मानव तंत्र। तो नेक्स्ट क्लास में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, मुख्य अंगों के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे श्वसन एवं श्वसन तंत्र। श्वसन एवं श्वसन तंत्र यानी मानव का जो शरीर है वो क्या है, छोटी से छोटी कोशिका से मिलकर बना है, और मानव शरीर के अंदर क्या है, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। अब आपको पता है कि कोशिकाओं को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, ऊर्जा कहां से मिलती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, यानी श्वसन। सबसे पहले लेते हैं हमें श्वसन, यानी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती है। कोशिकाएं हैं पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जल, उनका क्या करती है, O2 द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती है। इस क्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी आप ऊर्जा का एक पैक्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ऊर्जा का एक पैक्ट मान सकते हैं, यानी एटीपी का निर्माण होता है। एक पैक्ट ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी एटीपी, यानी एडिनोन ट्राइफॉस्फेट। कई बार क्या है, छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्रिया से हमें एटीपी का निर्माण होता है, यानी हमें एक ऊर्जा मान लेते हैं, एक ऊर्जा पैक्ट का निर्माण होता है, तथा CO2 गैस उत्पन्न होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम बाहर निकालते हैं। और यह O2 रकत अपने साथ घोलकर सभी अंगों तक पहुंचाता है। जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में मानव पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा था, यानी यह O2 रकत, यानी ऑक्सीजन है, वो रकत अपने साथ घोल करके सभी अंगों तक पहुंचाता है। आगे आ गया मानव श्वसन तंत्र। ये तो था श्वसन। ये श्वसन क्या है, श्वसन क्रिया कैसे होती है मानव के अंदर। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया, मानव का जो श्वसन तंत्र है उसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हमें ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे नासिका। कौन सा भाग है, नासिका है, मुख है, ग्रसनी, जैसा कि हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा। तो सबसे पहले देखिए नासिका। नासिका क्या है, यह पतला श्वसन अंग है। पतला है कि नहीं है, गुहा के रूप में है, 2 छेद है कि नहीं है, जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नास द्वार से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, एक जोड़ी नास द्वार, यानी एक जोड़ी नास द्वार से शुरू होता है। और यह एक गुहा के रूप में होती है। हमारी जो नाक होती है वो क्या होती है, एक गुहा के रूप में होती है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल व पतली झिल्ली पर, हमारे नाक के अंदर क्या है, छोटे छोटे रोग क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और पतली झिल्ली पर श्लेष्मा श्वास के साथ जाने वाले धूलकण, परागकण और फूद को रोकता है और शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो देखिए स्टूडेंट, नासिका का कितना बड़ा कार्य हो गया। अभी हमारे बाल, यानी नासिका के अंदर क्या है, श्लेष्मा झिल्ली है, पतली झिल्ली सी है ना कि नहीं है, हाँ पतली झिल्ली है, ठीक है, बिल्कुल ही।
और इसमें क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो क्या है अनावश्यक धूल के कण गंदगी को जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी जो भी धूल के कण है, गंदगी है, वो बालों में रह जाती है और शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। दूसरा आ गया हमारा मुख। यह दूसरा श्वसन अंग है। मुख भी क्या है, दूसरा श्वसन अंग है। मुख से भी हम सांस लेते हैं ना, हाँ, लेकिन आवश्यकता होने पर मुख भी सांस लेने में काम आता है। कई बार हमें आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे आपको जुकाम हो गया, क्या हो गया, जुकाम हो गया। अगर आपको जब जुकाम हो जाता है तो हम क्या है, नाक बंद हो जाती है हमारी, और किससे सांस लेते हैं, मुख से सांस लेते हैं। परंतु यह श्वास वायु नासिका जितनी शुद्ध नहीं होती है। तो ये जो हम मुंह से सांस ले रहे हैं वो क्या है, नाक से ज्यादा शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि नाक में तो क्या है, बाल है, वो क्या है, सूर्य को रोक लेते हैं और शुद्ध हवा हमारे अंदर प्रवेश करती है। बल्कि मुख से हम अगर सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक है। क्यों है खतरनाक, क्योंकि मुंह से हम सांस लेते हैं तो वो सीधी हवा अटैक करती है, वो शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध हवा होती है जो हमारे लिए क्या है, घातक सिद्ध होती है। यानी मजबूरी के अंदर ही आप जैसे जुकाम हो गया, आपको नाक से सांस नहीं आ रहा है, तभी आपको सांस लेना है। नहीं आप मुख से सांस रोक लो हमेशा के लिए, मुख से सांस रोक लो, जुकाम होगा तो मुख से नहीं लेंगे, सांस से लेंगे तो नाक से लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मजबूरी में तुम्हें क्या है, मुख से सांस लेना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही रखनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मुंह को बंद रखें, अपने मुंह को क्या रखें, बंद रखें, और सांस किससे ले, नाक से ले, किससे ले भी, नाक से। जिस प्रकार से एक कोई प्रतियोगिता मान लीजिए, दौड़ की प्रतियोगिता है, उसमें जब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह बंद रख के दौड़ लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मुंह खुला रख लिया और दौड़ स्टार्ट कर दी तो वो क्या है, बहुत ही कुछ दूरी तक दौड़ पाएगा, क्योंकि उसकी सांस क्या है, फूल जाएगी, उसकी सांस क्या है, फूल जाएगी। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रखनी है कि हमें नाक से सांस लेना है। तीसरी हमारी आ गई घर्षणी। कौन सा भाग आ गया, घर्षणी। जैसा कि हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था, यह भी घर्षणी एक पेशीनुमा संरचना होती है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से, यानी पीछे के भाग से हार नाल के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। हार नाल के क्या है, ऊपरी भाग तक फैली हुई है। और घर्षणी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया घर्षणी को, 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला भाग है नासा घर्षणी, दूसरा है मुख घर्षणी और तीसरा है कंठ घर्षणी। नासा घर्षणी, मुख घर्षणी और कंठ घर्षणी। ये जो मैं हाथ लगा के आप महसूस कर सकते हो, ये क्या है, कंठ घर्षणी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कंठ घर्षणी में ये है कि कंठ घर्षणी से वायु घाटी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस से होते हुए स्वर यंत्र में पहुंचती है। कहां पहुंचती है, स्वर यंत्र में। और घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक पल्लेनुमा संरचना होती है जो श्वास नली व आहार नाल के मध्य बीच का कार्य करती है। जैसा कि हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था, घाटी ढक्कन किसे कहते हैं या एपिग्लोटिस किसे कहते हैं। तो ये कंठ घर्षणी से जो वायु जाती है, जब भी हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो ये क्या है, पल्ला यानी घाटी ढक्कन। श्वास नली में हमारा जो भोजन जाता है, श्वास नली में भोजन क्या है, लापरवाही के कारण जाता है ना, और हमें क्या है, दिक्कतें होती है फिर। तो इसलिए क्या है, ये वायु घाटी ढक्कन है जो एपिग्लोटिस, जैसे कि मानव पाचन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था, ये जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो ये घाटी ढक्कन है श्वास नली के ऊपर आ जाता है, बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है, और खाना है वो आहार नली में चला जाता है। तो ये स्वर यंत्र में पहुंचती है। और घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा संरचना है जो श्वास नली व आहार नाल के मध्य एक स्विच का कार्य करती है, एक स्विच का कार्य करती है, ठीक है। जैसे अपने हम भोजन खा रहे हैं ना, भोजन खा रहे हैं तो श्वास नली में क्या, एक पल्ला आ जाता है, ठीक है, एक स्विच का कार्य करती है। सांस बंद हो जाता है, भोजन अंदर चला जाता है, फिर वो खुलता है, फिर भोजन हम निकलते हैं, फिर अंदर जाता है, वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्रिया ऐसे चलती रहती है बार बार, ठीक है। तो क्या ये है कि कंठ घर्षणी से वायु घाटी ढक्कन से होते हुए एक स्वर यंत्र में पहुंचती है। और घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा संरचना है जो श्वास नली व आहार नाल के मध्य किसका कार्य करती है, स्विच का कार्य करती है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे सेकंड यानी निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम लेते हैं श्वास नली, यानी यह करीब 5 इंच लंबी पतली व पेशियों की बनी नलिका होती है।
छोटा प्रश्न आ सकता है कि श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 5 इंच होती है। कितनी होती है, 5 इंच होती है, यानी यह करीब 5 इंच लंबी पतली व पेशियों की बनी नलिका होती है। इसके अंदर उपास्थि के बने सी आकार के वलय पाए जाते हैं, यानी सी आकार के सी आकृति के क्या है इसमें वलय पाए जाते हैं इस प्रकार से, जो इसको चिपकने से रोकते हैं। क्या करते हैं, चिपकने से रोकते हैं तथा श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, यानी एक पतली झिल्ली पाई जाती है इसमें श्वास नली में, यानी श्वास नली में उपस्थित उपकला एक श्लेष्मा का निर्माण करती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो श्वास की वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। ये जो हमारे फेफड़े हैं, पसलियां है, उसमें क्या है, ये भेज देती है आगे शुद्ध वायु। दूसरा इसका भाग आ गया श्वसनी व श्वसनिका। श्वसनी व श्वसनिका यानी श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद, श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में, और इस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। तो छोटी परिभाषा बन गई कि श्वसनी किसे कहते हैं, यानी श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद 2 भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और इस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। तीसरा अपना पॉइंट आ गया फेफड़े, यानी फुफ्फुस। फेफड़े या फुफ्फुस यानी मनुष्य में एक जोड़ी या 2 फुफ्फुस पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा में प्रत्येक हृदय के पार्श्वों में, यानी दाएं और बाएं 2 भाग हो गए ना, दायां भाग हो गया और दूसरा बायां भाग हो गया, दायां बायां भाग हो गया, ठीक है, में स्थित होते हैं। और प्रत्येक फुफ्फुस कोमल होता है, लचीला होता है, वह गुलाबी रंग का होता है। फेफड़े में असंख्यक श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां होती है। तो मनुष्य में एक जोड़ी या 2 फुफ्फुस पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं। पार्श्व मतलब दाएं बाएं। हमारे जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, ये जो फेफड़े हैं इस पार्श्व मतलब दाएं बाएं, और प्रत्येक फुफ्फुस क्या होता है, कोमल होता है, लचीला होता है, और किस रंग का होता है भी, गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है, गुलाबी, यानी कोमल, लचीला और गुलाबी रंग का होता है। और फेफड़े में असंख्य श्वसनिकाएं, फेफड़े में क्या है, असंख्य श्वसनिकाएं पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां होती है। यानी कुपिकाएं, फेफड़े में जो कुपिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है, 30 लाख के लगभग होती है। कितनी कुपिकाएं होती है भी, 30 लाख। इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट आता है श्वसन मांसपेशियां। कौन सा पॉइंट आता है, श्वसन मांसपेशियां, यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रिया श्वसन की है वो हमारे मांसपेशियों के द्वारा भी होती है। तो लास्ट अपना पॉइंट देखिए, श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए, यानी हमारे जो फेफड़े हैं उनमें गैसों के विनिमय यानी आदान और प्रदान के लिए, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना, यानी फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए कुछ मांसपेशियों की भी आवश्यकता होती है। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या है, कुछ मांसपेशियां भी होती है। यह मांसपेशियां सांस लेने व छोड़ने में मदद करती है। ये मांसपेशियां क्या काम करती है भी, सांस लेने में और छोड़ने में मदद करती है। श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होता है, जैसा कि हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था, डायफ्राम, ठीक है ना, इस प्रकार की जो संरचना थी, ठीक है, डायफ्राम, ये जो हमारा ऊपर का भाग है डायफ्राम उत्तरदायी होता है। और डायफ्राम कंकाल पेशी से, डायफ्राम है कंकाल पेशी से बनी एक चादरनुमा संरचना पाई जाती है। यानी क्या होती है, एक चादरनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक चादरनुमा संरचना पाई जाती है। यह वक्ष तल पर पाई जाती है। इसके संकुचन व शीतलन से वायु फेफड़ों से अंदर व बाहर होती है। यानी इसके संकुचन, सिकुड़ना, संकुचन का मतलब सिकुड़ना और शीतलन का मतलब है फैलना, सिकुड़ना और फैलना, यानी संकुचन व शीतलन से वायु फेफड़ों से अंदर व बाहर होती रहती है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा श्वसन तंत्र के बारे में, मानव पाचन तंत्र का बचा भाग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको जितना भी करा दिया है उसका अच्छे से क्या करना है, आपको होमवर्क करना है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास हमारा वीडियो कब पहुंचेगा, जब आप इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हो तो तुरंत ही हमारा आगे आगे आने वाला वीडियो है, अगला वीडियो है, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप उसका अच्छे से अध्ययन करके लाभ उठा पाओगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।